मैं एक दबंग पुलिस अफसर था। रिश्वत लिए बिना मैं कोई काम नहीं करता था। जल्द से मैं किसी पर यकीन नहीं करता था। भ्रष्टाचार की बहती गंगा में मैं पूरा डूबा हुआ था। लड़कियां मेरी कमज़ोरी थीं। शराब के नशे में डूबकर औरतों के जिस्म के साथ खिलवाड़ करना मेरी आदतों में था। एक बार मुझको एक बियर बार में सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिलते ही मैंने अपने दलबल के साथ वहां छापा मारा। वहां किसी शख्स के जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो रहा था। खचाखच भरे हॉल में सिगरेट, शराब और तेज परफ्यूम की मिली जुली गंध फैली हुई थी। घूमते रंगीन बल्बों की रोशनी में अधनंगी डांसरों के साथ बड़ डांस करते मर्द गदर सा मचाए हुए थे। मैं हॉल में घुसा और चारों ओर एक नज़र फिरते हुए तेजी से दहाड़ा, खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बंद करो ये तमाशा और बत्तियां जलाओ। तुरंत वार में चारों ओर रोशनी फैल गई। सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगा। मैं एक बार डांसर के पास पहुंचा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा। वो बार डांसर गिर ही पड़ती कि मैंने उसे बाहों का सहारा देकर थाम लिया और बार मालिक को थाने में मिलने का आदेश देते हुए मैं उस बार डांसर को अपने साथ लेकर बाहर निकल गया। मैंने सोचा कि उस लड़की को थाने में ले जाकर बंद कर दूं। फिर कुछ सोचकर मैं उसे अपने घर ले आया। उस रात वो बार डांसर नशे में चोर मेरे बिस्तर पर ऐसी सोई जैसे कई दिनों से ना सोई हो। दूसरे दिन मैंने उसे नींद से जगाया और गर्मा गर्म चाय पीने को दी। उसने चालाक हिरनी की तरह बिस्तर पर पड़े पड़े अपने चारों ओर नज़र फेरी। अपने आप को महफूज जान उसे तसल्ली हुई। उसने सामने खड़े मुझको देखा जो मैं उसे यहाँ उठा लाया था। मैं उस बार डांसर से पुलिसिया अंदाज में पेश हुआ तो वो सहम गई, मगर जब मैं थोड़ा मुस्कुराया तो उसका डर जाता रहा और खुलकर अपने बारे में सब कुछ सच बताने लगी कि वो उत्तराखंड की रहने वाली है। वो पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की है। उसके पिता ने उसकी बहनों की शादी अच्छे घरों में कर दी है। वो थोड़े सांवली थी, इसलिए उसकी अनदेखी कर दी। इससे दुखी होकर वो एक लड़के के साथ घर से भाग गई। रास्ते में उस लड़के ने भी धोखा देते हुए उसे किसी और के हाथ बेचने की कोशिश की। वो किसी तरह से उसके चुंगल से भागकर यहाँ आ गई और पेट पालने के लिए बार में डांस करने लगी। मैं बोला, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ जब रंगे हाथ पकड़ी जाती हैं तो यही बोलती हैं कि बेकसूर हैं। ठीक है, तुम्हारा केस थाने तक नहीं जाएगा। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मुझे क्या करना होगा? उस बार डांसर के मासूम चेहरे पर चालाकी के भाव तैरने लगे थे। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे लिए मुखबरी करोगी? उस बार डांसर को अपने बचाव का कोई उपाय नहीं दिखा। वो बेचारी का भाव लिए एकटक मेरी ओर देखने लगी। मैं पकड़ी गई लड़कियों से मुखबरी का काम कराता था। लड़कियां भेजकर मैं मुर्गा फंसाता था। पकड़े गए अपराधियों से केस रफा दफा करने के अवज़ मैं उनसे हज़ारों रुपए वसूलता था। शराब के नशे में कभी कभी तो मैं बाजारू औरतों को घर भी लाने लगा था, जिसके चलते मेरी पत्नी मुझे छोड़कर मायके में रहने लगी थी। इस बार डांसर को भी मैं यही सोचकर लाया था कि उसे इस्तेमाल करके छोड़ दूंगा, पर इस लड़की ने न जाने कौन सा जादू किया जो मैं अंदर से पिघला जा रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रेखा। जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? जी नहीं, क्योंकि थाने में औरतों की इज्जत नहीं होती। तुम्हारी मोनालिसा सी सूरत देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया है। मैंने जितनी लड़कियों को अब तक देखा है उनमें एक वो वाली अपील दिखी और मैंने उनसे भरपूर मज़ा उठाया।
मगर तुम्हें देखकर मेरी बातों से अब तक चालाक रेखा भाप चुकी थी। ये आदमी अच्छी नौकरी करता है, मगर स्वभाव से लंपट है, मालदार भी है, इसे साध लिया जाए। रेखा ने भोली बनने का नाटक करते हुए चाल चली। मैं क्या सचमुच मोनालिसा सी दिखती हूँ? रेखा ने पूछा। तभी तो मैं तुम्हें थाने न ले जाकर यहाँ ले आया हूँ। रेखा को ऐसे ही मर्दों की तलाश थी। उसने मन ही मन एक योजना तैयार कर ली। एक तिरछी नज़र मेरी ओर फेंकी और मचलकर खड़ी होते हुए बोली, ठीक है तो मैं चलती हूँ सर। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को गिरफ्त में लेने के बाद कौन बेवकूफ़ छोड़ना चाहेगा? तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। वैसे भी मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं बोला, नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से सोच लें। मैं बार डांसर हूँ और क्या आपको मुझ पर भरोसा है? मैंने काफ़ी औरतों को देखा है, लेकिन न जाने तुम पर मैं क्या ऐसी कशिश है जो मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींच रही है। तुम्हें विश्वास न हो तो फिर जा सकती हो। रेखा एक शातिर खिलाड़ी थी। वो तो यही चाहती थी, लेकिन वो डी को थोड़ा और ठोक बजा लेना चाहती थी ताकि डी में माल भर जाने के बाद ले जाते समय कहीं टूट ना जाए। वो एक एक पूछ बैठी, क्या आप मुझे अपनी बीबी बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं जिसे चाहूँ वो कहीं और जाकर नौकरी करे। आज से ये घर तुम्हारा हुआ। कहकर मैंने घर की चाबी एक झटके में रेखा की ओर उछाल दी। रेखा को खजाने की चाबी के साथ सया भी और कोतवाल भी मिल गया था। उसके दोनों हाथ में लड्डू था। वो रानी बनकर पुलिस वाले के घर में रहने लगी। मैं एक फरीबी के जाल में फंस चुका था। अगले दिन रेखा ने मुझको फिर पकड़ना चाहा कि कहीं मैं उसके साथ केवल ऐश मौज ही करना चाहता हूँ या फिर वाकई में इस मसले पर गंभीर हूँ। कहीं मैं उसे मसलकर छोड़ ना दूँ, फिर तो उसकी बनी बनाई योजना मिट्टी में मिल जाएगी। रेखा घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहने लगी, मैं भटक कर गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। मैं जानती थी कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, मगर कर भी क्या सकती थी? घर से भागी हुई ना। और तो और मेरे पापा ने ही मेरी अनदेखी कर दी, तो मैं क्या कर सकती थी? मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी से हारी हुई हूँ। रेखा, तुम अपने रास्ते से भटक कर जिस दलदल की ओर जा रही थी, वहाँ से निकलना नामुमकिन है। तुमने अपनी मन की नहीं सुनी और गलत जगह फंस गई। खैर, मैं तुम्हें बचा लूँगा, पर तुम्हें मेरे दिल की रानी बनना होगा। मैं उसे समझाते हुए बोला, तुम मुझे भले ही कितना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं बार डांसर बनकर ही अपनी बाकी की ज़िंदगी काट लूँगी। तुम मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तुम एक बड़े अफसर हो और मैं बार डांसर, मुझे भूल जाओ। रेखा ने अंगड़ाई लेते हुए अपने नैनों के बाढ़ ऐसे चलाए कि मैं घायल हुए बिना नहीं रह सका। ये तुम क्या कह रही हो रेखा? अगर भूलना ही होता तो मैं तुम्हें उस वार में उठाकर नहीं लाता। तुमने तो मेरे दिल में प्यार की आग जलाई है। रेखा के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने मुझको अपने रूप जाल में इस कदर फांस लिया था कि मैं आंख बंद कर उस पर भरोसा करने लगा था। मेरे बाहर जाने के बाद रेखा ने पूरे घर को छान मारा कि कहाँ क्या रखा है। वो मेरे पैसे से अपने लिए कीमती सामान खरीदती थी। मुझको कोई शक न हो इसलिए वो पूरे घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करती थी। मुझको भरोसे में लाकर रेखा अपना काम कर चुकी थी। अब भागने की तरकीब लगाते हुए एक शाम उसने मेरी बाह में झूलते हुए कहा, एक अच्छे पति के रूप में तुम मिले, इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैं तो ज़िंदगी भर तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर मेरे परिवार वाले बहुत अड़ियल हैं। वे इतनी जल्दी तुम्हें अपनाएंगे नहीं। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं वहाँ अकेली जाऊँ
जब वे मान जाएंगे तब उन लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए मैं तुम्हें खबर करूँगी, तुम गाड़ी पकड़ कर आ जाना। ड्रेसिंग टेबल पर एक डायरी रखी हुई है, उसमें मेरे घर का पता, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। बोलो, अब जब मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी तब तुम आओगे ना? क्यों नहीं जाने मन, अब तुम ही मेरी रानी हो, तुम जैसा ठीक समझो करो। अब तुम कहोगी तब मैं छुट्टी लेकर चला आऊँगा, मैं बोला। रेखा चली गई। हफ्ते महीने बीत गए मगर ना उसका कोई फ़ोन आया और ना ही संदेश। मैंने जब उसके दिए नंबर पर फ़ोन मिलाया तो गलत नंबर बताने लगा। मैंने जब अलमारी खोली तो रुपए, पैसे, सोने चांदी के गहने वगैरह सब गायब थे। घबराहट में मैं रेखा के दिए पते पर उसे खोजते हुए पहुंचा तो इस नाम की कोई लड़की वहां, उसका परिवार वहां नहीं मिला। मैं वापस घर आया, फिर से अलमारी खोली, देखा तो वहां एक छोटा सा पर्चा रखा मिला जिसमें लिखा था, मुझे खोजने की कोशिश मत करना, तुम्हारे सारे पैसे और गहने मैंने पहले ही गायब कर दिए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम पुलिस में नौकरी करते हो, रिपोर्ट दर्ज कराओगे तो खुद ही फंसोगे कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तुमने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कब की? ये पढ़कर मेरा सिर चकरा गया। मैं अपनी बेवकूफ़ी पर पछताता रहा था क्योंकि मैं कुछ भी कर भी नहीं सकता था और मैं हाथ मलता रह गया।